शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध के मायने क्या हैं? शीत युद्ध आखिर क्या है? आज हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध, सर्वप्रथम यह जान लें कि वह युद्ध नहीं है। दूसरा, शीत शब्द का ठंड से कोई वाकया नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। फिर इसे शीत युद्ध क्यों कहा जाता है? बच्चों, शीत युद्ध ऐसा युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका दौर चला, उसका काल रहा, और यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें किसी हिंसक हथियारों का उपयोग नहीं हुआ, हिंसक हथियारों का उपयोग नहीं हुआ। फिर आखिर ये युद्ध लड़ा कैसे गया? तो एक तो हिंसक हथियारों का उपयोग ना होना इसकी एक खासियत है। दूसरा, आमने सामने होकर लड़ाई ना लड़ना, ये भी शीत युद्ध की एक विशेषता है, उसकी एक प्रकृति है। तो शीत युद्ध की परिभाषा क्या बनी? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है, एक ऐसी लड़ाई है जो जुबान से लड़ी जाती है, जो जिह्वा से लड़ी जाती है, और उसका माध्यम हिंसक हथियार ना होकर के मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे माइक्स हो, उसके बल पर दूसरे को उकसाया जाता है और इस प्रकार तनाव बढ़ाने का प्रयास होता है। एक क्लासरूम का, अपनी कक्षा का एक दृश्य याद करिए जहां पर आपकी कक्षा में बच्चों के बीच में कुछ ऐसे गुट बनते हैं जो रोज ही एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं, हथियारों से नहीं बल्कि अपनी जुबान से, अपनी भाव भंगिमा से, अपने जेस्चर से, और इस तरह एक दूसरे को उकसाते हुए उनका प्रयास होता है कि विरोधी कुछ ऐसा कर बैठे जिससे हम उसकी शिकायत कर सकें, उस पर कार्रवाई कर सकें। तो शीत युद्ध भी बिल्कुल उसी ही तरह का एक युद्ध है जिसमें विभिन्न राष्ट्र के लोग, विभिन्न राष्ट्र के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यही शीत युद्ध की परिभाषा है। इसका शीत से कुछ लेना देना नहीं, तो फिर शीत का नाम क्यों जोड़ा गया? शीत शब्द क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि यह हॉट नहीं है, गर्म नहीं है। इसमें वो गर्मी नहीं रहती जो हिंसात्मक युद्ध में रहती है। यह केवल जुबान की लड़ाई है, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध की परिभाषा समझने के बाद अब थोड़ा हम जानें कि शीत युद्ध की प्रकृति क्या है। शीत युद्ध सर्वप्रथम अहिंसक है, लेकिन पटखनी देने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जुबान के साथ वे हथियार रखें जिनके बल पर मैं बुलंदी के साथ सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकूं। तीसरा, शीत युद्ध में आमने सामने लड़ाई नहीं होती, वह कम्युनिकेशन की लड़ाई है, वह संवाद की लड़ाई है। ऐसा संवाद जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तीसरी बात शीत युद्ध के लिए अहम है, और वह है कि इसमें अपने विरोधियों पर आप कतई विश्वास नहीं करते। यह अविश्वास की लड़ाई है।
जब आप विरोधियों पर विश्वास नहीं करते तभी तनाव होता है। तनाव होने से आप किसी बुरे अंदेशे से बचने के लिए आप हथियारों का जखीरा अपने पास रखते हैं, यानी हथियार पूरी तरह आपके पास हैं पर उनका कोई उपयोग नहीं है। चौथी बात, शीत युद्ध में जो देश हैं वे कुछ खेमों में बट जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह के विश्व का निर्माण हुआ जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी। पांचवी बात जो शीत युद्ध के लिए बहुत अहम थी वह ये कि इसमें एक दूसरे पर चूंकि विश्वास नहीं है इसलिए एक दूसरे की जासूसी बहुत होती थी। यह एक शीत युद्ध का एक अहम हिस्सा है, उसकी एक प्रकृति है। परिभाषा और पृष्ठभूमि ये जानने के बाद अब हम थोड़ा जानें कि आखिर शीत युद्ध शुरू क्यों हुआ, उसने तीसरे विश्व युद्ध का रूप क्यों नहीं लिया, हम दो विश्व युद्ध के बाद तीसरे की ओर क्यों नहीं बढ़े। बड़ी रोचक कहानी है इसकी और उसको आप कहानी के रूप में ही समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मजा आएगा। शीत युद्ध की रोचकता को समझने के लिए, उसकी गहराई तक जाने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा विश्व का नक्शा देखें। वहां पर अमेरिका की ओर अपना ध्यान दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि अमेरिका जो है वह दोनों तरफ से महासागरों से घिरे होने के कारण द्वितीय युद्ध के मैदान से बहुत दूर था। दूर होने का उसको बड़ा फायदा मिला, युद्ध में रहते हुए भी वह युद्ध में नहीं था। दूसरी ओर यूरोप जो द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई का केंद्र था, उसके देश द्वितीय विश्व युद्ध में तहस नहस हो गए और इस तहस नहस होने का परिणाम कि जो विश्व के जो ताकतवर देशों की जो श्रेणी थी वह पूरी तरह बदल गई। अमेरिका जहां अपना सर्वोच्च स्थान महाशक्ति के रूप में बनाए रखा, अन्य राष्ट्रों की स्थिति काफी दयनीय हो गई। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अन्य देश तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए। और दूसरी ओर कुछ ऐसे देश सामने आए जिन्होंने द्वितीय विश्व की बर्बादी को उतना नहीं देखा और विश्व की ताकत के रूप में उनका स्थान ऊपर हुआ। कुल मिलाकर 1945 के बाद का विश्व ऐसा था जिसमें अमेरिका, यूएसए सर्वोच्च स्थान पर और यूएसएसआर पूरा नाम जिसका सोवियत संघ हिंदी में कहा जाता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वह इस पायदान में काफी ऊपर पहुंच गया। बहुत विशाल देश, उसके यहाँ लड़ाइयाँ कुछ क्षेत्रों में हुई, अन्य क्षेत्र बचे रहे और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ये तहस नहस हो गए। रूस का स्थान विश्व की महाशक्तियों के रूप में दूसरा हुआ, यद्यपि वह अभी महाशक्ति नहीं था, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच की जो दूरी थी, जो खाई थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि रूस अब अपनी तीव्र गति से अपने विकास की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर अमेरिका, क्योंकि वह ऑलरेडी बहुत पूर्व से ही बहुत समृद्ध था, संपन्न था, उसकी जो प्रगति की दर थी वही नहीं थी जो रूस की थी। निश्चित रूप से अमेरिका को इस बात का भय खाने लगा कि इस तरीके से यदि रूस विकास की ओर अग्रसर होते रहा तो
कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। बस यही शीत युद्ध की शुरुआत है। यह शंका रूस के द्वारा प्रथम स्थान पाने की दौड़ में जो शंकाएं थी उसने अमेरिका को चिंतित कर दिया और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी जिसको लेकर रूस ने अमेरिका पर शंका की। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में जब रूस ने जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड से अनुरोध किया। आप यदि जर्मनी का नक्शा देखें तो उसमें पाएंगे कि जर्मनी के ठीक ऊपर इंग्लैंड है, फ्रांस है और समुद्र के उस पार अमेरिका है। तो रूस ने अनुरोध किया कि जर्मनी की सेना को बांटने के लिए ज़रूरी है कि आपकी फौजें इसको किसी अन्य जगह पर हमला करें। इन देशों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, रूस के इस अनुरोध को अनदेखा कर दिया और परिणाम रूस को बहुत बुरे दिन देखने पड़े जब आने वाले कुछ महीनों में रूस की फौज बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुई। और रूस ने सोचा कि आखिर इन लोगों ने मदद क्यों नहीं की, तो उसने निष्कर्ष निकाला शायद वे नहीं चाहते कि रूस का विकास हो, कि रूस एक महाशक्ति बने। ये हो गया एक शुरुआत का दौर जब इस तरह के घटनाक्रम ने शंकाओं को जन्म दिया और शंकाओं को बढ़ाया। दूसरी ओर दूसरी घटना 1917 में रूस की क्रांति हुई और रूस में साम्यवाद का आगमन हुआ। आप लोग निश्चित रूप से अर्थशास्त्र में साम्यवाद और पूंजीवाद आपने पढ़ा होगा। ये दोनों अलग तरीके की आर्थिक विचारधाराएं हैं और बिल्कुल एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं। जब 1917 में क्रांति हुई और रूस में साम्यवाद का प्रादुर्भाव हुआ तो रूस ने यह प्रयास किया कि उसके इस साम्यवादी विचारों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया जाए। और इस प्रकार एक तरीके से उसने यह कोशिश की कि दूसरे राज्य की सरकारों में, दूसरे राष्ट्र की सरकारों में भी साम्यवादी विचारधाराएं पनपे। और इस नीति को अमेरिका ने, रूस की इस नीति को अमेरिका ने एक तरीके से साम्राज्यवादी नीति के रूप में देखते हुए बहुत चिंता जाहिर की। कुल मिलाकर ये जो साम्यवाद और पूंजीवाद का जो विरोध है, यह विरोध यहाँ पर सामने आया और तनातनी का कारण बना। तीसरा, जब ऐसा घटनाक्रम हो रहा था तो कुछ अन्य घटनाओं ने बड़ा विकराल रूप लिया और उसमें एक सबसे अहम घटना थी बर्लिन की दीवार का खड़ा होना। जर्मनी की ओर थोड़ा नज़र डालें। जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी और बर्लिन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी थी, जिस पर विस्तार पे हम न जाते हुए इतना जान लें कि रूस ने जर्मनी में बर्लिन के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर ली 1961 में। आखिर दीवार खड़ी करने का कारण क्या था? कारण केवल यही कि उसे शंका थी कि कहीं अमेरिकन विचार, अमेरिका से प्रभावित पूंजीवाद के विचार उसके साम्यवाद में दखल तो न करें। इसलिए उसने बहुत बड़ी दीवार खड़ी की और सुनिश्चित किया कि पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी में न आए। पर यह घटना जो थी, ये तनातनी का बहुत बड़ा कारण बनी।
तनाव का बहुत बड़ा कारण बनी और जर्मनी की बर्लिन की दीवार एक इतनी बड़ी घटना के रूप में देखी जाने लगी कि पूरी शंका हो गई कि अब हम शायद तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर आ गए हैं। हथियार तो थे, बारूद तो था, बस एक माचिस की जरूरत थी। माचिस उस घटना के रूप में जो किसी को विवश कर दे चिंगारी देने के लिए। और वह घटना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के रूप में प्रसिद्ध है। क्यूबा संकट जो 1962 की घटना है। आपको पुनः क्यूबा के नक्शे की ओर देखना होगा। जरा देखें ध्यान से, क्यूबा जो अमेरिका के निकट था भौगोलिक दृष्टि से, यूएसएसआर ने उसे एक तरीके से अपने द्वीप के रूप में उसका उपयोग करने का विचार किया और उसने कोशिश की कि वहां पर उसके परमाणु हथियारों का जखीरा रखा जाए। यूएसएसआर इस दौरान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में भी विकसित हो चुका था, जो स्वयं में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव का कारण बना। जब यूएसएसआर के इस निर्णय की जानकारी अमेरिका को मिली, तब तक लगभग 3 सप्ताह बीत चुके थे और जानकारी मिलने पर अमेरिका में और उनके मित्र राष्ट्रों में बवाल मच गया। अमेरिका ने तुरंत इसका विरोध करते हुए रूस को चुनौती दी और उसे यह समझाइश देने की कोशिश की कि क्यूबा से वह अपनी फौजें हटा ले। यूएसएसआर ने इस बात से इनकार किया और इस बात की शंका जाहिर की कि यदि यूएसएसआर यहाँ से अपनी फौजें या अपने परमाणु शस्त्र हटा लेता है तो क्यूबा अमेरिका के खेमे में चला जाएगा। यह वो दौर था जब पूरा विश्व 2 खेमों में बंट चुका था, जो स्वयं में एक अन्य कारण शीत युद्ध का बना। एक खेमा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरा खेमा जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। और जब ये खेमे बने तो हर खेमे से जुड़े हुए राष्ट्रों ने, आप देखेंगे, एक दूसरे के साथ इस तरह की सैनिक संधि कर ली जिससे पूरा विश्व 2 भागों में बंट गया। और इसे ही कहा जाता है द्विध्रुवीय विश्व की शुरुआत, बाइपोलर वर्ल्ड। जैसा शुरू में बताया गया कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच में बढ़ते तनाव का मुख्य कारण दौड़ थी। दौड़ में जो अंतर कम होता जा रहा था, तो इसी के कारण ही एक अन्य कारण ने जन्म लिया और वह था दोनों राष्ट्रों ने यह भरसक प्रयास किया कि अन्य देश उसके मित्र देश बने और इस प्रकार अनेकानेक संधियों का दौर चला। NATO, NATO, सीटो, CEATO, सेंटो, SENTO, ये सब एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के बीच में की गई वे सीक्रेट संधियां थीं, जिसके बारे में एक ध्रुव को जानकारी तो थी लेकिन दूसरे ध्रुव को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही थी। परिणाम तनाव का बढ़ना, परिणाम मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे पर दबाव बनाना। और इस प्रकार शीत युद्ध के कई कारणों में
एक कारण यह सैनिक संधियां भी बनी। सैनिक संधियों ने पूरे विश्व को हथियारों का जखीरा के रूप में बदल दिया। एक अन्य कारण जो इस दौर में जिसने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया, आग दी, वह था ऐसी घटनाओं का होना जिस पर अमेरिका और रूस को एक दूसरे पर शंका होने लगी। उदाहरण के लिए यदि आप यूरोप के नक्शे को पुनः देखें तो उसमें पश्चिम की ओर के जो राष्ट्र हैं वे अमेरिका से निकट तो हैं, और इसलिए अमेरिका ने प्रयास किया कि इन राष्ट्रों में साम्यवादी सरकारें न आएं और लोकतंत्र की स्थापना हो। पर सोवियत संघ ठीक उसका उल्टा करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रकार यूरोप में भी ये राष्ट्र बट गए। इन राष्ट्रों के दो खेमों के विभाजन ने यूरोप में एक नए माहौल को जन्म दिया और जिसके कारण वहां पर तनाव बढ़ता ही चला गया। अब मैं वापस आता हूं क्यूबा की उस घटना पर जहां पर अमेरिका ने चेतावनी दी, रूस ने उस चेतावनी को अनसुना किया, लेकिन 1962 में जब यह घटना हुई इतना ज़्यादा तनाव हो गया कि अब युद्ध होने ही वाला था, तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी। सौभाग्य से इसी वर्षों ने इस तनाव में शिथिलता का दौर भी देखा। शैथिल्य यानी गिरावट, तनाव में गिरावट का दौर इसी समय से प्रारंभ हुआ और रूस के उस तत्कालीन राष्ट्रपति उन्होंने निर्णय लिया कि हम अमेरिका से बात करके किसी तरीके से इस युद्ध से बचें। आखिर क्यों नहीं? द्वितीय विश्व युद्ध की याद अभी भी लोगों के मन में थी। सभी राष्ट्रों को मालूम था, सभी राष्ट्र नेताओं को मालूम था कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो आइंस्टीन के वो शब्द सही सिद्ध हो जाएंगे जिसमें उसने कहा था कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो वह विश्व युद्ध ऐसा होगा कि चौथी लड़ाई बाण और धनुष से लड़ी जाएगी। इस भयावहता के कारण 1962 की क्यूबा की मिसाइल के संकट को एक इस रूप में देखा जाने लगा कि इसके बाद हम तनाव में शिथिलता लाना शुरू करें और सभी तरह के प्रयास प्रारंभ हो गए। अंततः अमेरिका की फौज, अमेरिका के जहाज जिन्होंने क्यूबा की घेराबंदी कर ली थी, वे लोग वहां से हटे। रूस ने अपनी फौजें वापस बुलाईं। परमाणु हथियारों का जो वहां पर उसने रखा था, परमाणु हथियारों को उसने वापस बुलाया और इस प्रकार क्यूबा का संकट समाप्त हुआ। इस संकट के बाद विश्व में शीत युद्ध के तनाव में निश्चित रूप से गिरावट आनी शुरू हुई। वह दौर शुरू हुआ जब दुनिया ने राहत की सांस लेना शुरू किया। दो खेमे में बटा हुआ विश्व अब यह देखने लगा कि किस तरीके से हम युद्ध के माहौल से हटकर एक विकास के माहौल में चलें, और इस पर एक नई घटना ने बहुत अच्छा कार्य किया। उसे कहा जाता है
गुट निरपेक्षता का जन्म। गुट निरपेक्षता एक शब्द जो उस दौरान बहुत प्रचलित हुआ, उसका अर्थ क्या है, हम थोड़ा इसे जानने की कोशिश करें। गुट हम सब जानते हैं, दल, एक टुकड़ी। निरपेक्ष, निरपेक्ष का अर्थ क्या है? निरपेक्ष का अर्थ है किसी चीज में शामिल ना होना, निरपेक्ष रहना, उससे दूर रहना। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ हुआ गुट से दूर रहना। कौन से गुट? वे दो खेमे जिसमें दुनिया बट चुकी थी। इन दो खेमों से दूर रहने की नीति अपनाने वाले राष्ट्र अपने को गुट निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखने लगे और भारत इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रणेता बना। 1955 में ही, यानी शीत युद्ध के शुरुआती दौर में ही, भारत जैसे राष्ट्रों ने महसूस किया कि शीत युद्ध की लड़ाई कहीं तीसरे विश्व युद्ध का कारण ना बन जाए, तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा। और उन्होंने सोचा कि जो हमें जो नई स्वतंत्रता मिली है, जैसे भारत को मिली थी, यदि हम इसमें से किसी एक गुट के साथ शामिल होते हैं तो शायद हमारी आर्थिक स्वतंत्रता पर वह खलल होगा, पर वह हनन होगा। और इसलिए कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हमारी स्वतंत्रता, जो बड़ी मुश्किलों से हमें हासिल हुई है, वह संपूर्ण रूपेण स्वतंत्रता बनी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, गमाल अब्दुल नासिर, जो इजिप्ट, मिस्र के राष्ट्रपति थे, मार्शल गुस्ताव टीटो, युगोस्लाविया, वह भी यूरोप का एक ऐसा देश जो आज लुप्त हो चुका है नक्शे से, उसे युगोस्लाविया कहते थे। आज वो बोस्निया, हर्जेगोविना और स्लोवाकिया ऐसे 3-4 टुकड़ों में बंट चुका है। तो उस समय युगोस्लाविया जो एक देश था, उसके राष्ट्रपति मार्शल गुस्ताव टीटो, और चौथे इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सुकार्नो, ये चारों ने बांडुंग में सम्मेलन करके इस गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक दिशा देने का प्रयास किया। इसके शुरुआती दौर में भारत के अन्य पड़ोसी राष्ट्र भी विचार विमर्श में शामिल हुए, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और बर्मा। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दक्षिण पूर्वी एशिया के ही देशों को जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को ही इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है।